कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राहुल के सवाल पूछते ही कि निक्की तुम इतने दिन कहाँ थी। निक्की उठी और बहाना मारकर चली गई। पहले तो राहुल को निक्की पर शक हुआ। राहुल उसे देखते ही रह गया, फिर बोला, अजीब पागल है, बिना मतलब के आई भी और चली भी गई। चलो अच्छा है बला टली। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। निक्की ने बाहर आकर कार में अपना मेकअप उतारा और आरजू बनकर अपने पापा की कंपनी की तरफ चल दी। वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती थी। कंपनी में एंटर करते ही वो हैरान रह गई। सब कुछ बदल गया था। कंपनी का कायाकल्प हो गया था। एक एक चीज़ नई थी। ओह, तो वो 2 करोड़ यहाँ लगाए गए हैं। ये भी उस सौम्या का काम होगा। वही पैसे का ऐसा इस्तेमाल जानती है। उसे पता ही नहीं कि किसी कंपनी की नींव उसके काम में लगी मेहनत और वर्कर होते हैं, न कि सुंदर बड़ी बिल्डिंग। वो सोचते सोचते आकर लिफ्ट के पास खड़ी हो गई। उसे अपने इस बाप पर तरस आ रहा था कि बेचारे ने एक बेटी बेचकर पैसे भी लिए और वो भी उसकी दूसरी बेटी ने ऐसे खराब कर दिए। गुड मॉर्निंग मैडम। किसी की आवाज़ सुनकर वो वापस वर्तमान में लौट आई। उसने देखा कि ये उसके पापा की सेक्रेटरी थी। उसने उससे कहा, गुड मॉर्निंग, सर हैं ऊपर? हाँ जी मैडम, चलिए, आप बहुत दिनों बाद आई हैं। जब से आपकी शादी हुई आप आई ही नहीं। सर आपको बहुत याद करते हैं। रीमा उसे लेकर लिफ्ट में घुसते हुए बोली। उन्होंने कभी फ़ोन तक तो किया नहीं। क्यों नहीं किया ये तो वो ही जाने। मुझे तो इतना पता है कि वो अक्सर कहते थे कि आरजू थी तो मेरे पास सब कुछ था। मेरी वो बेटी किस्मत वाली थी। उसके जाने से बरकत चली गई। आपको देखकर खुश हो जाएंगे, वो रीमा बोली। वो लोग पहुंच गए थे। रीमा ने नॉक करके परमिशन ली और आरजू को लेकर अंदर चली आई। वो खुश होकर बोली, सर देखिए तो कौन आया है। पापा को देखकर आरजू हैरान रह गई। बाल एकदम से सफ़ेद हो गए थे। बुढ़ापा साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही वो खड़े हुए और आकर उससे गले लगा लिया। आरजू कैसी है बेटी, आज याद आई अपने पापा की? पापा की बात सुनकर आरजू हैरान रह गई। वो बोली, आपने ये क्या हालत बना लिया है पापा? आप अपनी उम्र से कितने बड़े लग रहे हो। आओ बेटा बैठो। कैसी हो? खुश तो हो वहाँ पर? हाँ जी पापा, बहुत खुश हूँ। राहुल बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, आरजू बोली। अच्छा है बेटा, यहाँ जो सुख नहीं मिला वो वहाँ मिले तुझे, पापा ने कहकर सर झुका लिया। पापा मैं यहाँ एक बात पूछने आई हूँ, आरजू बोली। मुझे पता था तुम जरूर पूछोगी। तुम 2 करोड़ रुपयों के बारे में कह रही हो ना? बेटे तुम्हें पता है तुम्हारा पापा गरीब है। उस वक्त कंपनी हमारी लॉस में थी। जब राम कुमार जी ने मदद की तो मैं मना नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा की बातों से उसे पता चल गया था कि ये सब उसकी सौतेली माँ और बेटी का काम है। पापा हमेशा की तरह उनकी करनी पर पर्दा डाल रहे हैं। पर मैं कुछ और पूछने आई हूँ पापा, सच सच बताना मैं कौन हूँ, आपको कहाँ मिली? आरजू ने पूछा। कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम मेरी बेटी हो, मेरी पहली पत्नी सुषमा की संतान। पापा मुझे पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। असल में मुझे अक्सर एक ही सपना आता है कि मैं जंगल में भटक रही हूँ और मुझे घर नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हैं पापा? प्लीज़ सच बताइए, आरजू बोली। पापा रो पड़े। बेटा मैंने सुषमा को वादा किया था कि अगर कभी तुम्हें कुछ याद आ गया तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, इसलिए बता रहा हूँ। बेटी तुम सुषमा को जंगल में मिली थी। मैं सुषमा से बहुत प्यार करता था। उसे कैंसर हो गया था, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता था। उसने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रख लिया। उसी ने तुम्हें ये नाम दिया था आरजू। उस वक्त तुम कोई 5-6 साल की थी। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बोल नहीं पाती थी। सुषमा ने बहुत दवा बूटी कराई, तब जाकर तुम बोलने लगी। सुषमा के बाद मैंने इससे शादी कर ली, पापा बोले। तभी मुझे ऐसे सपने आते थे पापा। आप चिंता मत करना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं सुषमा माँ से वादा किया था आपका साथ देने का, सो मैं निभाऊंगी, आरजू बोली। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटा, पापा बोले। अच्छा पापा मैं चलती हूँ। ये लो बेटा, ऐसे ही मिलने आती रहा करो। पापा ने जेब से कुछ नोट निकालकर आरजू को दे दिए।
आरजू ने मना किया लेकिन उन्होंने धक्के से दे दिए। वो चुपचाप वहाँ से निकल ली। वो नहीं चाहती थी कि सौम्या से सामना हो। वो घर वापस आ गई बेटा, बता कर जाया कर, तेरी मम्मी का डर से बुरा हाल था, दादाजी बोले। सॉरी मम्मी, सॉरी दादाजी, मैं ज़रा अपने पिछले पापा से मिलने गई थी। वो कह रहे थे कि उन्हें मैं जंगल में मिली थी, जैसे मुझे सपने में दिखता था, आरजू बोली। देखो बेटा, हमें अब किसी से कुछ लेना नहीं है, हमें तुम मिल गई बस, अब और किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम भी टेंशन लेना छोड़ दो, मम्मी बोली। निक्की के जाने के बाद से राहुल आरजू के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे निक्की और आरजू में समानताएं गिनने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि वो बेवजह सोच रहा है। वो अपने काम में बिजी हो गया। ईशान ने राहुल को फ़ोन किया। यार, उस टाइगर की कुछ खबर ही नहीं है, कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें उससे क्या लेना है? उसकी प्रमोशन हो गई है, अब वो मिशन नहीं करेगी, अब सिर्फ ट्रेनिंग देगी, राहुल बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उससे मिल चुके हो? मिले ही नहीं बल्कि अच्छी तरह जानते हो। क्या सच्ची वो लड़की है? फिर तो ट्राई करना ही पड़ेगा। मेरी भी बात करा दो उससे। अब मेरी उम्र भी शादी की हो गई है, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? ईशान बोलता चला गया। मिला भी दूंगा, बात भी करा दूंगा उससे। शादी का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि भाभी है वो तेरी। नजरें उसके चेहरे पर नहीं उसके पैरों पर रखना, राहुल बोला। यार, कमाल करते हो। आरजू तुम्हारी है, निक्की भी तुम्हारी है, अब टाइगर भी। तुम देना नहीं चाहते? कुछ तो शर्म करो। मैं भी दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्त क्या भाई हूँ। क्या इतना भी नहीं कर सकते दोस्ती की खातिर? ईशान बोला। तुझे एक बार कही बात समझ में नहीं आती क्या? वो तेरी भाभी है। क्या तू आरजू से शादी करेगा? क्या आरजू भाभी टाइगर हैं? क्या कह रहे हो? ईशान के लिए बात मानना मुश्किल हो रहा है। ईशान के समझ में नहीं आ रहा था कि वो राहुल की बात सच माने या झूठ। कुछ देर दोनों ही चुप रहे। फिर ईशान बोला, चलो फिर तो मैं टाइगर से मिल ही लूँगा। कहाँ है वो? फिलहाल वो बाहर है, वापस आएगी तो मिल लेना, कहकर राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। राहुल घर वापस आ गया। उसे हर चीज़ में आरजू नज़र आ रही थी। लीजा ने पूछा, सर खाना लगा दूँ? लगा दो। लीजा रोज़ उसकी तरफ इस आस से देखती थी कि शायद आज आरजू की कोई खबर मिले। जब से राहुल ने अमेरिका से जाकर आरजू की बात बताई है, उसे आस हो गई है कि राहुल सर आरजू जी को ज़रूर लेकर आएंगे। उसने रोज़ की तरह खाना लगाया। अब रोज़ घर में आरजू के पसंद का खाना बनता था। राहुल ने भी रोज़ की तरह खाना खाया और आरजू के कमरे में जाकर सो गया। रात को उदय घर आया तो खाना खाकर आरजू के साथ बाहर लॉन में घूमने निकला। तब आरजू ने उसे बताया, भैया मैं आज पहले राहुल के पास फिर अपने पुराने पापा के पास गई थी। राहुल तो एक ही रट लगाए हुआ था। आरजू, अच्छा, दूसरी तरफ से भी कुछ नहीं मिला? पापा ने बताया कि मैं उनकी पत्नी, मेरी माँ को जंगल से मिली थी। उन्होंने बस मुझे पाला है, लेकिन किडनैप किसने किया ये अभी भी पता नहीं चला। उन्होंने पहचाना नहीं तुम्हें? उदय ने पूछा। नहीं, राहुल के पास मैं निक्की बनकर गई थी, पर पापा के पास मैं आरजू बनकर गई थी। राहुल सामने बैठा बात करता रहा, पर पहचाना नहीं। हो सकता है उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा ही न हो, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, आरजू बोली। अगर देख भी लेता तो भी नहीं पहचान पाता। निक्की, मैं सोचता हूँ कि अब पता लगाना छोड़ दूँ। तुम मिल गई हो और करना ही क्या है, उदय बोला। जैसा आप कहें, बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ, वो करके देख लूँ, आरजू बोली। चलो देख लो, पर ध्यान रखना, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताना। अंदर आकर आरजू सोचने लगी कि क्या किया जाए। अब इतनी पुरानी बात है, किसी को याद भी नहीं है, क्यों न एक जाल बिछाए। उसने तय कर लिया कि सुबह उठते ही यही पहला काम करेगी। अगले दिन वो फिर राहुल के पास पहुंच गई। राहुल उसे देखते ही बोला, मैंने तुम्हें कल समझाया था, तुम आज फिर आ गई। आज मैं किसी काम से आई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से मुझे किडनैप किया गया था। तुम अपने किडनैपर्स को कैसे पकड़ सकती हो? वैसे मेरी आरजू ये काम कर सकती है। राहुल की बात सुनकर आरजू का मुंह लाल हो गया। उसने शर्म से सर झुका लिया। राहुल उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया। वो आरजू को लेकर उस शहर के उस पार्क में गया जिसे वो और आरजू की फैमिली उसके जाने के बाद ही छोड़ आए थे। 18 साल बाद ये शहर बहुत बदल गया था। पार्क की जगह बिल्डिंग बन गई थी। निक्की घर से उस वक्त की किडनैपिंग की कंप्लेंट रिपोर्ट और अखबार की कटिंग लाई थी।
उसने इन कागज़ों को हैरी को भेजकर जांच कराई थी। हैरी ने सारी जानकारी उसके फ़ोन पर भेज दी थी। आने को वो अकेली भी आ सकती थी, बस वो कुछ पल राहुल के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए उसे साथ लेकर आई थी। हैरी के मुताबिक निक्की के केस के बाद किडनैपिंग का इस तरह का केस दूसरे शहर में हुआ। इसमें उन्होंने पैसे लेकर बच्चे को छोड़ दिया था। फिर तीसरे साल वो किडनैपर पकड़ा गया था। उस किडनैपर की डिटेल भी हैरी ने भेजी थी। वो लोग उस किडनैपर का पता लगवाने पुलिस स्टेशन गए। उन्हें उस किडनैपर का पता मिल गया। वो अब छूट गया था और अपने घर रह रहा था। वो दोनों उसके घर पहुंच गए। घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। एक बड़ा कमरा था, सामने रसोई थी, सारा खाली पड़ा था। अंदर एक टाट के सिवा कुछ नहीं था। रसोई में भी 2-3 सूखे बर्तन पड़े थे, जो जाने कब से ऐसे ही पड़े होंगे। दीवारों से रंग के साथ सीमेंट भी झड़ गया था। अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। पंखा तो दूर, वहाँ लाइट ही नहीं थी। आरजू ने अपने मुंह पर हाथ रखकर राहुल की तरफ देखा। उसने देखा कि राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा, न बदबू से न घर की हालत से। इतना अमीर आदमी होने पर भी वो ऐसी जगह से घिन नहीं कर रहा था। तभी बाहर से एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी हालत इस घर जैसी थी। शरीर हड्डियों का ढांचा था। कपड़े के नाम पर एक धोती और गमछा था। राहुल ने उससे पूछा, क्या जिस किडनैपिंग में आप पकड़े गए थे उसी साल उससे पहले एक 5-6 साल की बच्ची किडनैप हुई थी शहर के पार्क से? क्या आप बता सकते हैं कुछ उस बारे में? बेटा, अब कुछ याद नहीं है। बहुत बुरे कर्म किए मैंने। लोगों को उनके बच्चों से जुदा किया। भगवान ने मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया। अच्छा है, मेरे साथ यही होना चाहिए था। वो आदमी बड़बड़ाता रहा। निक्की, 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ, राहुल कहकर बाहर की ओर चला गया। आरजू ने उसकी हालत देखकर पूछा, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? दिए थे बेटे। मैं उनकी जगह जेल गया तो उन्होंने मेरी बीवी बच्चों को पैसे दिए थे। वो लोग लेकर कहीं चले गए। मुझे 15 साल की सज़ा हुई थी। मैं वापस आया तो कोई नहीं मिला। बस ये कमरा यहीं रह गया मेरी तरह। बूढ़ा आदमी घर की तरफ इशारा करते हुए बोला। आरजू की आंख भर आई। उसका दिल बहुत ही नर्म था। उससे उसका दुख देखा नहीं गया। 1 मिनट बेटा, तुम तो शिवा कॉलोनी वाले पार्क की बात कर रहे हो? वो बूढ़ा बैठते हुए बोला। हाँ जी, उसी पार्क की बात कर रहे थे। याद आया कुछ आपको? आरजू बोली। तभी राहुल वापस आ गया। वो बूढ़े आदमी के लिए खाना लाया था। उसने बूढ़े को खाना दिया। उसने नम आँखों से दोनों को देखा। बेटा, इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने बिना काम बिना मांगे कुछ नहीं दिया। तुम पहले आदमी हो जो बिना मांगे मुझे खाना ला कर दिया। भगवान तुम्हें हर खुशी दे, बूढ़ा राहुल को बोला। बाबा, आप पार्क के बारे में बात कर रहे थे ना? आरजू ने पूछा। हाँ, वो मुझे याद आया। गुलाबी फ्रॉक वाली एक लड़की जिसके पास बड़ी सी गुड़िया थी, उसे उठाया था हमने पार्क से। मुझे नहीं पता था कि वो किसकी बेटी है, पर इतना था कि वह बहुत अमीर घराने से थी। उसके घर वालों ने लाखों रुपए दिए थे उसे छोड़ने को, लेकिन हमारा बॉस पैसे लेकर भी बच्चे वापस नहीं करता था। वो उन्हें दूर ले जाकर छोड़ देता था। उस बच्ची को भी जंगल में छोड़ दिया था। अब कहाँ है वो बॉस? राहुल गुस्से से बोला। बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब कोई उस पर शक भी नहीं करता। वो इस तरह के काम कर सकता है। वो अब बहुत बड़ा बिल्डर है। उसका नाम सुंदरलाल SL बिल्डर्स है। वो बंदा बोला। क्या? वो SL बिल्डर्स? राहुल बोला। हाँ, वही ये सारे काम करता था। हमारा बॉस था। हम उसके कहने से ही सब करते थे, बूढ़ा बोला। राहुल ने उसे कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, आप खाना खाइए, कहकर उसने निक्की को इशारा किया। राहुल ने बताया, निक्की अब वापस चलते हैं। बहुत पता चल गया, बाकी ईशान कर लेगा। निक्की ने ओके में सर हिलाया। तभी वहाँ कुछ लोग सामान लेकर आ गए। राहुल ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, ये तुम्हारे घर का सामान है और राशन पानी है। घर के सामान में फर्नीचर था और राशन का सामान था। राहुल ने सामान अंदर रखवाया। वो आदमी राहुल को लाख दुआएं दे रहा था। आरजू राहुल की तरफ देखे जा रही थी। उसने राहुल का ये रूप पहली बार देखा था। उसे राहुल से और प्यार हो गया। राहुल ने उन लोगों को पैसे दिए और राशन वाले को कहा, देखो, हर महीने इनके घर राशन पहुंचा दिया करो। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे खाना बनाना नहीं आता, राशन क्या करूंगा बेटा? राहुल ने ये सोचा ही नहीं था। उसने राशन वाले को कहा, खाने की चीज़ें दे दिया करना, ब्रेड, बिस्कुट, दूध, सारा इसके घर दे जाना। फिर बाबा से बोला,
मैं रेहड़ी वाले से कह दूंगा, वो तुम्हें सुबह और शाम खाना दे जाएगा। कहकर वो कार की तरफ चल दिया। आरजू उसके पीछे चल दी। कार में बैठते ही वो बोली, राहुल तुम ऐसा भी करते हो, कभी देखा ही नहीं, आज ही रूप देखा है तुम्हारा। अभी 2 दिन ही तो हुए तुम्हें आए हुए, तुमने देखा ही क्या है। वैसे मैं ये सब दिखाने के लिए नहीं करता, राहुल बोला। अच्छा करते हो राहुल, ये SL बिल्डर्स वाली बात किसी से न कहना, मुझे लगता है दादाजी उसे ज़रूर जानते होंगे। ओके कहकर राहुल उसे कंपनी में ले आया। वहाँ से वो अपनी कार लेकर निकल गई। उसने थोड़े आगे आकर कार साइड पर लगाकर उसने हैरी को फ़ोन किया। हेलो हैरी, कहाँ हो? मैं मुंबई आ गया हूँ, कल ही आया हूँ। कहो कैसा है सब? क्या तुम सच में उदय की बहन हो? हैरी ने पूछा। हाँ मैं उदय की बहन हूँ। मुझे किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं उनसे दूर हो गई थी। मेरे लिए एक काम करना, SL बिल्डर्स के मालिक सुंदरलाल की 20 साल पहले की कुंडली निकालना। पता चला है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। डोंट वरी, उसकी पूरी कुंडली छान मारूंगा, एक एक ग्रह एक एक तारा निकाल के रख दूंगा। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आरजू कुछ देर बैठी सोचती रही, फिर घर आ गई। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। निक्की ने शाम होने पर आरजू का फ़ोन निकाल कर निक्की और राहुल की कल की और आज की तस्वीरें राहुल को भेज दी और मैसेज लिखा, ये सब क्या है? राहुल ने आरजू का नाम पढ़कर जल्दी से फ़ोन खोलकर मैसेज देखा। वो अपनी और निक्की की फ़ोटो देखकर हैरान रह गया। उसने पलट कर पूछा, ये क्या है, तुम बताओ, तुम्हारी फ़ोटोज़ है? आरजू ने मैसेज किया। हेलो, ये निक्की है। मैंने बताया था ना, धक्के से आ जाती है और डिस्टर्ब करती है। आज उसके साथ पुराने शहर गया था, उसके किडनैप केस का पता लगाने गए थे। राहुल ने फ़ोन ही कर लिया। अच्छा जी, उसके पास इतने लोग हैं, उदय से कहती और इस काम के लिए सबसे सही ईशान था, उसे ले जाती। पर नहीं, मैडम को अपने बचपन के प्यार के साथ जाना था। और सर जी तो पहले ही लड़कियों के साथ के लिए मारे जाते हैं, मना नहीं कर सकते थे क्या? आरजू गुस्से में बोल रही थी। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है मेरे अंदर एक गिल्ट है कि मेरे कारण उसके साथ ये सब हुआ। बस इसी वजह से उसके साथ गया। ये फ़ोटोज़ किसने खींची मुझे नहीं पता। तुम्हें किसने भेजी? राहुल बोला। मुझे नहीं पता किसने भेजी, मेरा कोई शुभचिंतक ही होगा। तुम्हारी सच्चाई नज़र आ गई। अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हें चाहती है और तुमसे शादी करना चाहती है तो तुम उससे दूर रहो। उसे और उम्मीद क्यों देते हो? और अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गिल्ट है तो अपनी गिल्ट को दूर करने के लिए उससे शादी भी कर लो। चलो जो भी करो, मुझे क्या। मैंने तो तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे ऐसे कैसा नोवा की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा ढूंढूंगी जो सिर्फ मेरा हो। कहकर आरजू ने फ़ोन काट दिया। आरजू हंसते हुए बेड पर लौटने लगी। दूसरी तरफ राहुल का बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से उसने आरजू को मनाया था और फिर नाराज़ हो गई। वो फ़ोटोज़ देखकर सोचने लगा। उसने देखा कि उसके ऑफिस की फ़ोटोज़ तो निक्की ने खुद ली हुई है। इसका मतलब है कि ये निक्की ने आरजू को भेजी है, या फिर उदय ने तो नहीं किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उदय को फ़ोन किया। उसने कहा, हेलो उदय, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे पता है ना कि मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। तू जो भी कर ले, मैं निक्की को प्यार नहीं कर सकता, शादी तो दूर की बात है। इसलिए आरजू को मेरी और निक्की की फ़ोटो भेजने जैसे छोटे काम करने बंद कर दे। अगर तू सोचता है कि ऐसा करने से आरजू तेरी हो जाएगी तो तू भूल कर रहा है। आरजू मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। उदय प्लीज़ छोड़ दे ये जिद। आरजू मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। क्यों मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनना चाहता है? क्या बात कर रहा है तू? मुझे किसी फ़ोटो के बारे में नहीं पता, मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उदय सोचने लगा कि लगता है निक्की ने अपना काम कर ही दिया। उधर राहुल से आरजू की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कई बार फ़ोन किया पर आरजू का फ़ोन बंद आ रहा था। राहुल काम के बाद घर आकर भी आरजू के बारे में ही सोचता रहा। उसने कई बार फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन बंद ही आ रहा था। तब वो फ़ोन पर आरजू की फ़ोटोज़ देखने लगा। उसने फ़ोन टीवी से जोड़कर फ़ोटोज़ टीवी पर लगाकर देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी आरजू, वो देख देख कर सोच रहा था। वो एक तस्वीर कई कई बार देख रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? जितनी भी शिकायत थी साथ में रहकर करते ना। अचानक उसकी नज़र आरजू की बाह पर गई। उसकी दाईं बाह पर एक तिल था जो फ़ोटो बड़ी करने पर नज़र आ रहा था।
फ़ोन पर नज़र नहीं आता। उसे अजीब सा लगा। उसने आज निक्की के बाँह पर भी ऐसा ही तिल देखा था। उसने जल्दी से निक्की की फ़ोटो लगाकर देखी तो वो हैरान हो गया कि उसके भी दाईं बाँह पर बिल्कुल उसी जगह तिल था जहाँ आरजू के था। उसने सोचा कि ये इत्तेफाक से हो सकता है। वो सोच में डूब गया। उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं निक्की आरजू ही तो नहीं। उसने दोनों की फ़ोटोज़ को कंपेयर किया पर निक्की के मेकअप के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। तब राहुल को टाइगर की याद आई कि कैसे आरजू भेस बदलकर सामने से निकल जाती थी और वो लोग पहचान ही नहीं पाते थे। अब उसे कुछ कुछ शक हो गया कि ये आरजू ही है। आधी रात हो गई थी। राहुल को चैन नहीं था। तब उसे डेनिल की याद आई। उसने डेनिल को फ़ोन किया। डेनिल फ़ोन उठाते ही बोला, हेलो राहुल, क्या हाल है? हाय डेनिल, हाँ मैं ठीक हूँ। असल में एक काम था मुझे। आरजू के कॉलेज से उसके बारे में पता कर कि वो वहाँ है या नहीं, राहुल बोला। ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं भी पता करके बताता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। राहुल उसके फ़ोन की वेट कर रहा था। उसका समय बीते नहीं बीत रहा था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी डेनिल का फ़ोन आ गया। हेलो राहुल, वो तो यहाँ है ही नहीं। इसकी जगह कोई और टीचर आ गया है वहाँ। वो हफ्ते पहले से ही यहाँ से चली गई है। हाँ, जो मैंने सोचा था शायद यही सच है। ओके डेनिल, थैंक यू, बाय। राहुल अब सोचने लगा, हफ्ते पहले? हाँ, निक्की भी तो तभी आई थी। अब शक की गुंजाइश नहीं रही। बस सुबह एक लास्ट काम और करना है, फिर मुझे सच झूठ का पता लग जाएगा। अगर सच में आरजू ही निक्की हुई तो आरजू तुम्हारी खैर नहीं है। वो सोने जाने लगा तो उसे निक्की के केस की याद आ गई। उसने ईशान को फ़ोन किया। हेलो ईशान, क्या हाल है? बढ़िया है, तू बता कैसे याद किया? यार, वो निक्की के केस के लिए कल उस आदमी से मिलने गए थे तो उस आदमी ने SL विल्डर्स का नाम बताया है। उसका कहना है कि ये जो सुंदरलाल है वही उनका बॉस था, वही सारी किडनैपिंग किया करता था। अब उसने अच्छाई का मुखौटा पहन लिया है। जरा इन्वेस्टिगेशन तो कर, राहुल बोला। वाह, जो बात पिछले 18 साल से हम नहीं पता कर पाए वो तुम लोगों ने कैसे पता कर ली, ईशान बोला। असल में वो पहले डरता था कि उसके बच्चों को वो लोग पैसे नहीं देंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। अब उसकी फैमिली ही उसे छोड़ गई है, अकेला रह गया है। अब किसी का डर है नहीं, इसलिए बता दिया, राहुल बोला। चलो ठीक है, अब उसकी तो सारी हिस्ट्री निकाल लेंगे, तुम चिंता न करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, ईशान ने कहकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन राहुल जल्दी से कंपनी पहुंच गया। उसने अभिषेक को अपने कमरे में बुलाया और उसे निक्की और आरजू की फ़ोटो फ़ोन में दिखाते हुए बोला कि इसे कंपेयर करके बताना क्या ये एक ही लड़की हो सकती है। अभिषेक ने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। फिर उसने दोनों फ़ोटोज उसमें सेंड की। धीरे धीरे वहाँ डाटा आना शुरू हो गया। दोनों बेसब्री से देख रहे थे। कुछ देर बाद रिजल्ट आया तो राहुल के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिजल्ट 100% था। मतलब ये 100% एक ही लड़की की फ़ोटो थी। ये कितना सही होता है जी, ये पूरा ही सही होता है। इससे ऊपर कोई तकनीक नहीं है। ये बंदे की हड्डियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। बाकी एक तरीका फिंगरप्रिंट्स का भी है, अभिषेक बोला। हाँ सच, ये मैं कैसे भूल गया। फिंगरप्रिंट्स तो अभी देख लेते हैं, कहकर राहुल ने उसे एक फ़ाइल पकड़ाई जो निक्की ने दी थी उसे। फिर आरजू का आधार कार्ड दिया। अभिषेक ने फाइल की जांच की। उसे कुछ और फिंगरप्रिंट देखे। उस पर 2 बंदों के फिंगरप्रिंट थे। तो राहुल ने अपना हाथ आगे करके कहा, ये लो, इनमें एक मेरे होंगे। उसने चेक किया तो सच में एक राहुल के ही फिंगरप्रिंट्स थे। फिर दूसरे की जांच की और देखा कि वो आरजू के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे। राहुल ने दोनों रिपोर्ट्स के प्रिंट निकाल कर रख लिए। आरजू सुबह उठी, काफ़ी दिन चढ़ गया था। राहुल का फ़ोन आया। वो बोली, हेलो राहुल, क्या बात है? वैसे ही आज तुम आई नहीं तो सोचा कि मैं ही बुला लूँ, राहुल बोला। क्या बात है राहुल, आज इतने प्यार से बात कर रहे हो? तुम कल काम के लिए पूछ रही थी, अब क्या इरादा है? मैंने तुम्हारे लिए अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट खाली की है, जब चाहे आकर ज्वाइन कर लो, राहुल बोला। राहुल, मैं कुछ ही देर में आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने उदय को फ़ोन किया। हेलो भैया, अजीब बात हुई। वो राहुल ने मुझे खुद फ़ोन किया और पता है फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे लिए सेक्रेटरी की पोस्ट खाली की है, निक्की बोली।
क्या ये सूरज कहाँ से उगा है? बाकी तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि इसका कुछ पता नहीं है। अभी कल तक तो आरजू आरजू की लट लगा रखी थी, अब कैसे मान गया? ऐसा करो, जाओ और जाकर देखो कि बात क्या है। निक्की तैयार होकर राहुल के ऑफिस पहुंची। वो जैसे ही कमरे में आई तो राहुल ने उसे बुके दिया और बोला, वेलकम टू माई ऑफिस। निक्की मुस्कुराती हुई आकर बैठ गई, लेकिन वो आज पहले की तरह राहुल के करीब नहीं गई। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, अब बताओ क्या कह रहे थे आप? निक्की, कल तुम्हारे साथ गया तो एहसास हुआ कि तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैंने तुम्हारी हर बात मानने का फैसला किया है। इसमें सबसे पहले तुम्हें जॉब देता हूँ, तुम मेरे साथ काम करना चाहती थी ना? राहुल बहुत प्यार से बोला। निक्की उसके चेहरे को देखती रह गई। उसके अंदर की आरजू के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वो चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ, जॉब पसंद नहीं आई? राहुल उठकर उसकी कुर्सी के पीछे आ गया और उसकी कुर्सी को पकड़कर बोला। आरजू का दिल बिल्कुल ही टूट गया, लेकिन वो घूमकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बहुत अच्छा है, अब हम सारा दिन साथ रहेंगे। मैं भी यही सोच रहा था, अब तो खुश हो ना तुम? राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरजू को वो हाथ आग सा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो राहुल को खींचकर थप्पड़ मारे, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करती रही। राहुल उसके पीछे खड़ा उसकी हर हरकत को देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराते जा रहा था। राहुल ने उससे पूछा, निक्की, तुम्हारे किडनैप होने के बाद से क्या हुआ? कहाँ थी? तुमने बताया ही नहीं। मैंने पहले भी पूछा था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। किडनैपिंग के वक्त क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। जब होश संभाला तो एक मम्मी थी, पापा भी थे, दोनों की इकलौती संतान थी, खूब प्यार करते थे मुझे। फिर जब मैं 10 साल की थी तो वो माँ भी छोड़कर चली गई। कैंसर था उन्हें। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली, बस फिर मुझे अमेरिका भेज दिया। उदय भैया मुझे वहीं से लाए हैं, निक्की बोली। राहुल को उसकी कहानी में अर्जू की कहानी नजर आई। अर्जू की मम्मी भी उस वक्त कैंसर से गुजर गई थी जब वो 10 साल की थी। उसके पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी, उसे भी अमेरिका स्टडी के लिए भेज दिया था और अभी वो अमेरिका में ही थी और उदय उसे लेकर आया है। बाकी उसे और सब बातें तो ठीक ही लगी, पर आरजू का उदय को भैया कहना उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो मुस्कुरा दिया। फिर राहुल आकर अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, अच्छा, काम आज से शुरू करोगी कि कल से? बाकी अगर तुम 1-2 दिन रुक कर आना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहो। नहीं, मैं आज से ही कर लूँगी। बताओ क्या करना है? निक्की बोली। देखो, तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनानी आती है? हाँ, बना लेती हूँ मैं। आरजू सोच रही थी ये ब्लैक कॉफ़ी कब से पीने लग गया। ज़रूर निक्की पर इम्प्रेशन जमा रहा है। तो 1 कप बना कर लाओ, राहुल ने कहा। ओके सर। नहीं, तुम्हें मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम राहुल ही कहा करो। तुम्हारे मुँह से राहुल सुनना अच्छा लगता है, राहुल बोला। आरजू ने साइड में बनी पेंट्री में गई और काफ़ी बनाते हुए गुस्से से मुंह बनाती हुई बुड़बुड़ा रही थी। तुम्हारे मुँह से राहुल सुनना अच्छा लगता है, समझता क्या है खुद को? काफ़ी बन गई थी, वो लेकर चल दी। उसने लाकर बड़ी तहजीब से राहुल के सामने रख दी। राहुल बोला, तुमने अपने लिए नहीं बनाई, इसमें से आधी पी लो। राहुल, मैं किसी का जूठा नहीं पीती, पर मैं तो पी लेता हूँ, कहकर उसने काफ़ी निक्की की तरफ बढ़ा दी। उसने दूसरा कप लेने की भी कोशिश नहीं की। आरजू ने उसकी तरफ देखा और उससे कप ले लिया, लेकिन उसे आज खुद से ही जलन हो रही थी। राहुल किसी और लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? वो मन ही में बोली, मेरा दिल कर रहा है पूरा कप उस पर उड़ेल दूँ। राहुल ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। राहुल बोला, मुझे लगा कि तुम शायद मेरे ऊपर ही काफ़ी फेंक दोगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? निक्की बोली। निक्की, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें यूं ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। पहले तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बस आरजू का ही नाम जपते रहते थे। आज तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। तुम्हें मैंने ऐसा नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, निक्की ने कहा। अब तुम मुझे ऐसा ही देखोगी, मैंने सोच लिया है, अब आरजू को छोड़ दूंगा। वैसे भी हमारा तलाक हो गया है, मैंने उसे थोड़ा सा प्यार क्या दे दिया, वो आरजू खुद को पता नहीं क्या समझने लगी।
हमेशा लड़ाई, ये क्यों किया, उससे बात क्यों की, अब तुम्हारे बारे में पता लग गया तो उससे भी चिढ़ है। तंग आ गया हूँ मैं तो। इन लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, बिल्कुल सर पर चढ़ जाती हैं। राहुल इधर उधर घूमते हुए बोल रहा था। उसकी पीठ पीछे आरजू गुस्से से मुंह बना रही थी। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं? प्यार करती हूँ तुम्हें, इस निक्की की तरह नहीं। इतने साल बाद आकर हक जमा दिया। तुम तो शुरू से ही ऐसे थे, आज कोई लड़की कल कोई। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार कर लिया। वो अपने ख्यालों में खोई थी। अचानक राहुल ने उसकी बाँह पकड़ ली। उसकी काफ़ी गिरते गिरते बची। राहुल उससे कप पकड़कर खुद पीने लगा। कमाल है, ये इतनी मीठी कैसे हो गई? इसमें शुगर डाली हो क्या? नहीं तो। ओ, लगता है तुमने पी है इसलिए मीठी हो गई, राहुल शरारत से बोला। आरजू की बर्दाश्त की हदें पार हो गई थी। वो बोली, राहुल तुम ठीक कह रहे हो, मेरी तबीयत सच में खराब लग रही है। अगर तुम कहो तो कल काम पर आ जाऊंगी। राहुल भी जानबूझकर उसके बाहों और पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, कहाँ दर्द है मुझे बताओ, चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आरजू को उसका हाथ लगाना बहुत बुरा लग रहा था। आरजू ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं राहुल, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, कहकर वो जाने लगी। तब राहुल बोला, रुको ज़रा। वो रुककर राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल उसके करीब आया और उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसने उसके गालों को चूम लिया। वो उसे धक्के मारकर दूर हटा रही थी, पर राहुल उसे पकड़े हुए था। उसे याद आ रहा था जब उसने आरजू को गले लगाया था, तब उसने भी ऐसा ही रिएक्ट किया था। वो सोच ही रहा था कि आरजू ने उसे धक्का मारकर दूर किया और उसको थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, जिसे राहुल ने पकड़ लिया। राहुल बोला, क्या हुआ? ये क्या रिएक्शन है? कल तक तो तुम बड़ा कह रही थी कि मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हूँ, आज क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं किसी का जूठा नहीं खाती, फिर तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारते फिरते हो। ये निक्की के अंदर की आरजू बोल रही थी। निक्की, कल तुम ही कह रही थी कि मुझे आरजू से कुछ लेना नहीं है, अब तुम पता नहीं क्या क्या कह रही हो। राहुल को समझ सब आ रहा था। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि आरजू को जलन हो रही है। फिर भी वो जानबूझकर नकली गुस्सा करते हुए बोला, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी, कहकर निक्की निकल ली। राहुल को हंसी आ रही थी। बच्चू, मुझे उल्लू बना रही थी, अब खुद पर पड़ी तो आग लग गई। कमाल है, अभी तो शुरुआत है जनाब। जितना मैं तड़पा हूँ उतना ही अगर तुमको तड़पाया नहीं तो मेरा नाम भी राहुल सिंघानिया नहीं। इब्दिता, ये इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल अकेला बैठा हंसता जा रहा था। उसने किसी को फ़ोन किया। हाँ, ध्यान से पीछा करना, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जी सर, वो हॉस्पिटल की ओर जा रही है, वो बोला। मुझे पता ही था, कहकर राहुल हंस दिया। उसने कल ही एक जासूस निक्की के पीछे लगा दिया था। वो उसकी एक एक पल की खबर दे रहा था। उसे लग ही रहा था कि अब निक्की उदय के पास जाएगी और उदय उसे फ़ोन करेगा। उधर हॉस्पिटल में उदय के ऑफिस में निक्की ने उदय को सारी बात बताई, पर ज़बरदस्ती गले लगाने वाली बात नहीं बताई। भला वो उसे यह बात कैसे बता सकती थी? अपने बड़े भाई को ऐसी बात कैसे बताती? उदय बोला, निक्की तुम ठीक तो हो? तुम इतनी चालाक होते हुए भी ये बुद्धुओं वाला काम कर आई। अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? मैंने तुम्हें कहा ही था कि उसे अभी अपने दिल का पता नहीं चल रहा है। वो सच ही कह रहा होगा कि कल तेरी सिचुएशन देखकर उसे तुझ पर प्यार आ गया होगा। दूसरी तरफ आरजू बनकर तू उससे हमेशा झगड़ा करती रहती है। उसका दिल उब गया होगा आरजू से। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो चाहे आरजू से प्यार करे या निक्की से, चाहे आरजू से शादी करे या निक्की से, होनी तो तुझसे ही है। तुम उसे चाहती हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हें क्या समझता है? तुम इतनी बेचैन क्यों हो? भैया, आप इस बात को नहीं समझोगे। मैंने उसे आरजू के रूप में प्यार किया और चाहा कि बदले में वो भी मुझे सच्चा प्यार करे। मैंने उसका और लड़कियों के साथ घूमना भी भुला दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ये किया। मैं ही निक्की हूँ, मैं ये जानती हूँ, ये आप जानते हैं, वो तो नहीं जानता। उसके लिए तो निक्की आपकी बहन और उसका बचपन का प्यार है। अगर वो उससे शादी करेगा तो उसके लिए वो निक्की से ही शादी करेगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब ये भी है कि वो हम दोनों के साथ ही धोखा कर रहा है। आरजू लगभग रोते हुए बोली। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। राहुल के लिए तो तुम दो अलग अलग ही हो। अब क्या इरादा है? भैया,
अगर ये निक्की को चुनेगा तो मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी और न कभी माफ़ करूंगी। ये मेरे प्यार को समझता क्या है? इसने पहले प्यार जताया, फिर तलाक देकर दिल तोड़ दिया। भैया आपको पता नहीं कितना रोई थी मैं। कोई दोस्त, कोई हमदर्द नहीं था। किससे कहती कि मेरे साथ क्या हुआ है। अमेरिका चली गई, वहाँ खुद को जैसे तैसे संभाला। ये फिर वहाँ पहुँच गया, मुझसे माफ़ी मांगी और मैं पगली फिर से मान गई इसे प्यार करके फिर से धोखा खाने को। वैसे मैं इसी काबिल हूँ। आरजू जोर जोर से रो पड़ी। उदय उसके पास आया और उसके सर को अपने सीने से लगा कर बोला, नहीं निक्की, बहुत हो गया बेटे, अब नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो कमीना तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अगर उसने निक्की को चुना तो हम कह देंगे कि एक पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी से शादी नहीं कर सकते। नहीं भैया, अगर उसने निक्की को चुना तो मुझ पर एक एहसान करना, मुझे किसी दूसरी कंट्री भेज देना। मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी, आरजू बोली। मैं उसे फ़ोन करके देखता हूँ, कहकर उदय ने राहुल को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद राहुल ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ उदय, क्या हाल है? ठीक है यार, क्या बात है? तूने आज निक्की को बुलाया था? उदय बोला। यार उदय, तू और निक्की ठीक कहते थे। मुझे आरजू से नहीं, निक्की से ही शादी करनी चाहिए। आरजू से प्यार करता हूँ या नहीं, नहीं पता। उदय, मैं समझ नहीं पाता कि किसे प्यार करूं और किसे नहीं। वो गाना सुना है ना कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। बस यही मेरी हालत है। कभी लगता है कि आरजू से प्यार है और कभी लगता है कि निक्की से प्यार करता हूँ। राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। ये कोई सामान थोड़े ही है। ये उन दोनों के साथ ही धोखा है। तुम्हें खुद से सवाल करना होगा, तुम किस एक के बारे में सोचो। निक्की समझती है कि तुम्हारा आरजू से तलाक हो गया है, इसलिए वो तुम्हारे पास जाती है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुमने आरजू को तलाक नहीं दिया है तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं तो खुद उसे आने से रोक दूंगा। ठीक है यार, मैं इतना पागल थोड़े ही हूँ। खैर कोई नहीं, मैं देख लूँगा। तुम घर कितने बजे आते हो? 7 बजे तक पहुँच जाता हूँ। क्यों? उदय बोला। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे घर आऊँ, राहुल बोला। क्यों, कोई काम था क्या? उदय सामने बैठी निक्की को देखते हुए बोला। क्यों, तुम्हारे घर आने के लिए मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा क्या? आंटी के हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए, क्या मैं आ नहीं सकता? पहले तो कभी तुमने ऐसे पूछा नहीं, उल्टा मेरे आने से खुश होते थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निक्की के आने से तुम बदल गए हो, राहुल बोला। वो सोच रहा था कि इतने दिन उदय और आरजू ने मेरा खूब उल्लू बनाया, अब अपनी बारी में कैसे तिलमिला रहे हैं। वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जाना तेरा अपना ही घर है, तू कौन सा गैर है, उदय अनमना सा बोला। ओके, फिर मिलते हैं, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। अब आएगा मज़ा। क्या कह रहा था वो, आरजू ने पूछा। कह रहा था कि शाम को घर आएगा। अब मैं कैसे मना करता, उदय बेचारी सी शक्ल बना कर बोला। मैंने कहा था ना आपसे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे ऐसे कैसे किसी के लिए छोड़ सकता है। भैया मैं कह देती हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मुझे बुलाना भी मत, आरजू गुस्से से पैर पटकते हुए बोली। वो दोनों 6:30 बजे ही घर आ गए। उन्होंने ध्यान से देखा, पार्किंग में राहुल की कार नहीं थी, तो उन्हें कुछ सुकून मिला। आरजू अंदर आते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उससे जो कहना है कह देना, मुझे नहीं मिलना। वो बोलते बोलते चुप हो गई जब उसकी नज़र लिविंग रूम में पड़ी। सामने राहुल बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वहीं रुक गई। क्या हुआ? उदय उसके पीछे आ रहा था, उसे रुके देखकर पूछा। फिर उसने भी राहुल को देखा और बोला, राहुल तुम आ भी गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? राहुल ने पूछा। तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। यार है तू मेरा, वो भी बचपन वाला, कहकर उदय और निक्की राहुल के पास आकर बैठ गए। वो कार की सर्विसिंग करानी थी तो ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर कार ले गया। उसे सर्विस स्टेशन पर छोड़कर दूसरी कार ले आएगा, राहुल बोला। वो उन दोनों के भाव देखकर समझ गया था कि अंदर से दोनों बुरी तरह आग बबूला हो रहे हैं। बच्चों, किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को? उसे उनके चेहरे देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा। उसकी मम्मी भी आ गई। वो किचन में चाय नाश्ते के लिए कहने गई थी। उसे देखकर निक्की उनके पास आ गई और बच्चों की तरह उनसे लिपट गई और बोली, पापा और दादू कहाँ हैं? बेटा वो दोनों किसी बिजनेस पार्टी में गए हैं, आने वाले ही हैं, मम्मी ने बताया। धत तेरी की, इन्हें भी आज ही जाना था, निक्की ने मन में सोचा। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं?
आंटी जी, आपको तो पता ही है कि मैंने निक्की से बचपन में ये प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर मैं निक्की से ही शादी करूँगा। सो मैं आज यहाँ आपसे निक्की का हाथ मांगने आया हूँ, राहुल बोला। राहुल, ये अचानक क्यों? उदय बोला। अचानक नहीं, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला किया। मुझे याद है कि निक्की मेरे कारण किडनैप हुई थी। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, राहुल बोला। पर बेटा, ये फैसला इसके दादाजी और पापा का है, वो ही कोई फैसला कर सकते हैं, उसकी मम्मी बोली। हाँ जी आंटी जी, मुझे पता है, वो ना नहीं करेंगे। राहुल को पता था कि उसकी बातें आग में घी का काम करेंगी, और वही हुआ। आरजू गुस्से से बोली, नहीं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तुम्हारी पहले शादी से तलाक तो हुआ नहीं, तलाक भी हो जाएगा, उसे क्या देर लगेगी? हम दोनों के साइन हुए पड़े हैं, बस जमा कराने की बारी है। कैसी शादी, कैसा तलाक, चल क्या रहा है भाई? दादाजी आते ही बोले। दादाजी की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। राहुल उठकर खड़ा हो गया। उसने दादाजी और पापा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, दादाजी, मैं निक्की से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। दादाजी और पापा तो राहुल से पहले से ही नाराज थे कि उसने आरजू मतलब उनकी निक्की से पहले शादी की, फिर तलाक दे दिया। वो बोले, बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम तलाकशुदा हो और हमारी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई है। ये हमारी बेटी है, हम एक से एक लड़का ढूंढ देंगे इसके लिए। राहुल के पैरों तले तो मानो किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो सोफे पर बैठ गया, फिर कुछ सोच कर बोला, दादाजी, निक्की को मैं बचपन से प्यार करता हूँ, और बड़ी बात तो ये है कि निक्की भी मुझे प्यार करती है। तो आप प्लीज़ ये पुराने ज़माने के अमरीश पुरी न बनिए, बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अमरीश पुरी से क्या मतलब है? पता भी है कितना बड़ा, कितना अच्छा एक्टर था वो। उसका नाम इज्जत से लिया करो। आजकल के बच्चे भी बस। दादाजी अमरीश पुरी के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्हें राहुल की और कोई बात सुनाई ही नहीं दी सिवाय अमरीश पुरी के नाम के। सब मुँह छिपाकर हंसने लगे। राहुल को भी हंसी आई। उसने बड़ी मुश्किल से दबाई। निक्की गुस्से से बोली, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आरजू के साथ तुम्हारा क्या था? कल तक तो तुम आरजू आरजू करते नहीं थकते थे। अब एक ही दिन में आरजू को छोड़कर तुम मुझसे प्यार करने लगे। तुम्हारा क्या पता, कल को कोई और मिल जाए तो तुम मुझसे प्यार करने लगो। ये सच है कि मैं आरजू से प्यार करता हूँ, पर बचपन से जवानी तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे और आरजू से ही प्यार किया है, राहुल बोला। देख लो, तुम अब भी कह रहे हो कि तुम आरजू को भी प्यार करते हो। ये कैसे हो सकता है? हमें मंजूर नहीं है, पापा बोले। अब मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मैं नहीं करता, जबकि सच यही है कि मैं आरजू से प्यार करता हूँ, इसलिए निक्की से भी प्यार करता हूँ। अगर मैं आरजू से प्यार नहीं करता तो मैं निक्की से भी नहीं करता। राहुल अब भी उन्हें घुमा रहा था। जानते सभी थे, मगर सभी नाटक कर रहे थे। राहुल, अब तुम घर जाओ, इस मामले में फिर बात करेंगे, उदय बोला। नहीं यार, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं चला गया तो मेरी आरजू का क्या होगा? जितना प्यार मैं आरजू से करता हूँ उतना वो भी तो मुझसे करती है। क्यों आरजू, करती हो ना? राहुल ने निक्की के पास आकर पूछा। सभी खड़े हो गए थे और उसके पास आ गए थे कि कहीं निक्की को कोई नुकसान न पहुँचाए। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन सबने नाटक जारी रखा। ये क्या नया ड्रामा है? पापा बोले। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। पहले दिमाग खराब था, तभी तो मैं इन्हें दो समझता रहा। अभी तो ठीक हुआ है, मैंने इसे पहचान लिया है। ये मेरी आरजू ही है। बाकी सब धोखा खा सकते हैं, पर मैं नहीं। क्यों उदय, क्यों आरजू? तुम सब मिलकर इतने दिन से मुझे उल्लू बना रहे थे। आज तो मैंने जरा सा नाटक किया तो तुम कैसे तिल मिला गए दोनों? हाँ, राहुल ने हंसते हुए कहा। वो आरजू के सामने एक घुटने टेक कर बैठ गया और जेब से रिंग निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आरजू, मैंने तुम्हें तलाक देने का गुनाह किया। क्या तुम मुझे माफ़ करके मुझसे शादी करोगी? सब निक्की की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि राहुल उसे ही चाहता है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने राहुल पर शक क्यों किया। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि राहुल बोला, जवाब दो आरजू, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। आरजू ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं ना कर दूँ तो मैं फिर कोशिश करूँगा। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो ये शरीर लेकर क्या करूँगा? और जान तो तुम हो मेरी, राहुल बोला।
क्या आरजू राहुल का प्यार स्वीकार कर लेगी? आरजू और राहुल फिर से एक बंधन में बंध जाएंगे या फिर उनके सामने कोई नई मुसीबत, नई चुनौती आएगी? निक्की के किडनैपर्स बिल्डर का अगला कदम क्या होगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।